हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ पे। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? व्हाट इज़ दैट? एंटी डिफेक्शन लॉ किस चीज़ को कहते हैं? क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? तो बेसिकली आपको पता होगा कि पहले हमारे इंडिया के अंदर एक सिस्टम बहुत प्रिवेलिंग था, बहुत ज़्यादा आम था, जिसको हम लोग कहते थे आया राम गया राम वाला सिस्टम। मतलब कि एक पार्टी लोग बदलते रहते थे, अपने दल बदलू टाइप के लोग होते थे। मतलब कि आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, यानी सुबह किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में। ऐसा बहुत ही आम था ये इंडिया के अंदर। आप लोगों ने सुना ही ना ये? सुना है ये चीज़, सुनी है ना कि आज सुबह को किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, अगले दिन किसी पार्टी को ज्वाइन कर दे रहा है शाम को। यानी इस तरह से जो है पार्टी चेंज करने का बहुत ज़्यादा रिवाज था इंडिया में, और उसका जो है वो इंडिया में बहुत ज़रूरी हो गया था। यानी धोखा वाला लॉ, कि धोखा ना दिया जाए, क्योंकि धोखा जो है ना वो पार्टी को दो या जनता को दो, धोखा जो है दोनों के लिए बुरा था और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरा था। क्योंकि इंसान एक ट्रस्ट करके वोट देता है आपको। जैसे मान लीजिए कि मुझे बीजेपी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, मान लीजिए। अब आप कांग्रेस से खड़े थे, मैंने आपको वोट दे दिया। अब मैंने जब कांग्रेस से खड़े थे, मैंने वोट दे दिया, आप पता चला शाम को कुछ सुबह जाके बीजेपी में ज्वाइन हो गए। मतलब आप जीतने के बाद बीजेपी में हो गए, तो आपने मेरे ऊपर धोखा दिया कि नहीं दिया? मुझे धोखा दिया ना, प्लस कांग्रेस पार्टी को भी धोखा दिया। तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। इससे सब लोग परेशान थे। तो इन लोगों ने कल एक वो बनाया, कानून बनाया 1985 के अंदर, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। आवाज़ आ रही है ना? यस सर, क्लियर। हाँ, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1985 के अंदर इन्होंने एक कानून बना दिया। उस कानून को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। उसमें किया क्या इन लोगों ने? इन्होंने कहा भाई देखो, अब से कोई भी अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकता। यानी जिसकी टिकट से वो लड़ा है, यानी पहले पॉलिटिकल पार्टी वाला बंदा, जिस पार्टी की टिकट से बंदा इलेक्शन लड़ा है, वो पार्टी को उसको छोड़ नहीं सकता। वो पहली चीज़, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ नहीं सकता, ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या करी? दूसरी चीज़ ये की कि अगर कोई बंदा जो है, अगर वोटिंग, जैसे कई बार होता है ना कि चलो आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई बिल पास करने जा रहे हैं तो अपनी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं, या आप एब्सटेन रहे वोटिंग है। पार्टी कह रही है वोट करो, आप वोटिंग कर रहे हो किसी बिल के ऊपर, तो फिर फ़ायदा क्या है आपका मेरा मेंबर होने का? तो अगर कोई बंदा एब्सटेन रहा वोटिंग करने में, या पार्टी के खिलाफ वोटिंग किया, पार्टी किसी डायरेक्शन में वोट करी, आप किसी और डायरेक्शन में वोट कर दिया आपने, तो भी आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर लग जाएगा, आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। यानी कि अगर आपने पार्टी छोड़ी तो भी आप एमपी भी नहीं रह जाओगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ किया है। इसके बाद में फिर क्या हुआ है? तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक तो ये हो गया, जो पहली बात समझ में आई आप लोगों को कि क्या मैंने कहा है? पहले ये कहा है कि कोई बंदा पॉलिटिकल पार्टी का अपनी पार्टी छोड़ दी तो एमपी भी नहीं रह जाएगा, यानी उसको एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर लग जाएगा, पहला कानून है। दूसरा कानून ये है कि अगर आपने पार्टी छोड़ने के बजाय, पार्टी नहीं छोड़ी लेकिन अगर आपने पार्टी के खिलाफ वोट किया, पार्टी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके खिलाफ आपने वोट किया, या एब्सटेन रहे वोटिंग करने से, तो भी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। बात आ गई समझ में? समझ में आ रही है? अरे भाई, पार्लियामेंट में कोई भी काम होता है तो वोटिंग से होता है ना। तो अगर आप वोटिंग अपनी पार्टी के खिलाफ कर रहे हो, पार्टी जिस डायरेक्शन में वोट करने के लिए कह रही है उसके अलावा वोटिंग कर रहे हो, आपने मतलब हाथ उठा रहे हो आप उस डायरेक्शन में, यानी कि बिल मतलब कोई पार्टी आपकी कही पास होना चाहिए, आप कह रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, या नहीं पास करने वाले उसमें दे रहे हो वोट, नो में वोट दे रहे हो, तो इसका मतलब फिर आपका मेंबरशिप चली जाएगी। मतलब ये माना जाएगा कि आपने अपनी पार्टी को धोखा दिया। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, आई इस बात समझ में? रिदा, यस सर। नदीम, जी सर। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि अगर कोई बंदा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जानते हो ना? इंडिपेंडेंट मतलब किसी पार्टी से नहीं खड़ा है। किसी पार्टी से जाएंगे। जब वो किसी पार्टी से नहीं खड़ा है तो वो तो किसी को वो नहीं कर रहा भाई, वो किसको धोखा दे रहा है? वो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहे कर ले ना। यहाँ पे भी रोक है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर जनता को किसी को चुनना ही होता तो आपको क्यों चुनते? किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर उनको चुनना होता तो फिर आप वो एक इंडिपेंडेंट एमपी को क्यों चुनते? वो किसी पार्टी के ही एमपी को वोट करते हैं ना, चुनते है कि नहीं है? तो आप जनता को धोखा दे रहे हो। इसका मतलब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप एक बार जीत गए, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे, मानी बिना किसी पार्टी के, तो फिर आपको बिना पार्टी के ही रहना पड़ेगा, आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन की तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। हाँ, आप वोटिंग किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, आपका जिस मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोटिंग करना है कर सकते हो, गवर्नमेंट के फेवर में वोटिंग करना है कर सकते हो, वो आपका हक है। लेकिन आप जो है पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते।
एक ये तो हो गया इंडिपेंडेंट बंदे के लिए। तो 2 बातें हो गई, एक पॉलिटिकल वाला बंदा जो पॉलिटिकल पार्टी से के उस सीट से जीत लड़ा है इलेक्शन, और दूसरा जो है वो जो बंदा इंडिपेंडेंट लड़ा है। तीसरा एक और होता है कैटेगरी जिसको बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। अगर नॉमिनेटेड मेंबर है कोई, नॉमिनेटेड जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट करने के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पहले पता है आपको करता था, उसके लोकसभा में, उसके अलावा राज्यसभा में कई लोगों को नॉमिनेट करता है अलग अलग उस पर। नॉमिनेटेड बंदा जो है वो 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो कर ले, और 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो फिर उसकी वो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा उसके ऊपर। यानी 6 महीने के अंदर अंदर उसको कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो फिर नहीं करेगा। गेटिंग बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? सर इंडिपेंडेंट के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है? एंड इंडिपेंडेंट ज्वाइन नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट के लिए साफ साफ है कि कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। आपको चाहे 1 साल या 6 महीना या 1-2 साल आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है। पहले ज्वाइन कर सकता था, अब नहीं कर सकता। ठीक है सर, एक जो कोलिशन में जो गवर्नमेंट बनाते हैं तो सर वहाँ क्या सिर्फ वो सपोर्ट शो करते हैं? हाँ, पार्टी ज्वाइन करना अलग चीज़ है, सपोर्ट शो करना अलग चीज़ है। सपोर्ट शो कर सकते हैं। अच्छा, वो इसके अंडर नहीं आता? वो इसके अंडर नहीं आता। आप इंडिपेंडेंट हो, आप वोटिंग किसी भी साइड में कर सकते हो, सपोर्ट किसी को भी दे सकते हो, लेकिन आप जो है पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते कि यू कैन नॉट टेक द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। गेटिंग? यस क्या नाम है आपका, रिदा? समझ में आ रही बात? रिदा, आर यू गेटिंग? मुझे कोलिशन वाली गवर्नमेंट बता दो एक बार मुझे। कॉल अभी बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे बात समझ में आई। यहाँ तक कॉलिशन गवर्नमेंट भी बता रहा हूँ अभी, और उसका भी वो भी समझ में आ जाएगा आपके। कॉलिशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, बीजेपी है, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली, यानी मेजोरिटी कितनी चाहिए? 276, यानी 50% ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग चाहिए, 50% ऑफ द सीट चाहिए टोटल लोकसभा की। अब 50% से ज़्यादा सीट किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं आई। मान लो 276 चाहिए, किसी को 200 सीट है, अब 76 एमपीज़ कहाँ से लेकर आएंगे? तो 76 एमपीज़ मतलब किसी पार्टी से सपोर्ट मांग लिया, या किसी उसमें इंडिपेंडेंट, मान लो 70 और मिल गए, 6 और चाहिए तो 6 इंडिपेंडेंट मेंबर थे, उनको सपोर्ट मांग लिया। तो ऐसे करके कॉलिशन गवर्नमेंट बन सकती है। 2-3-4 या 2-3 पार्टीज मिलकर बना सकती हैं, यानी 2-3 पार्टी सपोर्ट करके और मिलकर के एक गवर्नमेंट बनाती है, उसको कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। गेटिंग? तो सर ये जब सीट छोड़ेंगे तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आएंगे? नहीं, इसमें क्या है, वो जैसे मान लीजिए कि मैं मेरी पूरी पार्टी है, मान लीजिए मेरा आप है पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। अब ना बीजेपी को मेजोरिटी मिली, ना आपको मिली, ना कांग्रेस को मिली, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। लेकिन मान लीजिए कि कांग्रेस और आप को मिलकर, या तो आप और कांग्रेस मिल जाएं तो सरकार बन सकती है, और या आप और बीजेपी मिल जाए तो सरकार बन सकती है। मतलब आपके पास इतनी सीट आ गई है कि वो जिसको भी सपोर्ट कर देगा उसको, खुद सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं है वो, कि खुद से उसके पास इतनी सीट नहीं है, लेकिन वो अगर किसी को सपोर्ट कर देता है, जैसे मान लीजिए 76 सीट उसके पास है, 200 सीट जो है मतलब इनके पास है, 200 सीट मान लो, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 200 सीट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के पास है, और 76 सीट जो है उसके पास है, ठीक है, आपके पास। अब वो जिसको भी सपोर्ट कर देगा, अगर बीजेपी को कर देगा तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, अकेली बीजेपी नहीं बना सकती, अकेली कांग्रेस नहीं बना सकती। अब अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर देगा तो कांग्रेस की बन जाएगी। तो ये दोनों मिलकर जिसके साथ भी गवर्नमेंट, आप जिसको भी सपोर्ट करेगी उसके साथ गवर्नमेंट बनाएगी, तो इस गवर्नमेंट को बोलेंगे कॉलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? लेकिन अब कॉलिशन में ऐसा तो है नहीं कि आपको सपोर्ट किया तो आपकी सरकार बनी, तो आप यानी मुख्यमंत्री हो सकता है आपका हो, जैसे शिवसेना का और बीजेपी का पहले गठबंधन था, फिर कांग्रेस और शिवसेना का महाराष्ट्र में हो गया था ना, देखा था आपने। तो उसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो फिर वो एग्रीमेंट होता है कि भाई हमारे इतने मिनिस्टर रहेंगे, हमारे इतने, आपकी पार्टी के इतने मिनिस्टर रहेंगे, और कांग्रेस के इतने रहेंगे, बीजेपी के इतने रहेंगे, तो ये सब होता है। तो जैसे मिलकर एक पूरा एक महासंगठन बनाया था इन लोगों ने ना, बीजेपी के खिलाफ भी एक महासंगठन बना के ये कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन उस महासंगठन भी फेल हो गया, बीजेपी की आंधी में सब उड़ गए। लेकिन वो महासंगठन भी बनाया था इन लोगों ने कि मतलब एक सारे लोग मिलकर इतने इतने सीट डिवाइड कर लेंगे और एक महासंगठन लेकर एक मोर्चा बनाएंगे, एक थर्ड मोर्चा भी बनाने की बात हो रही थी। तो ये कॉलिशन होता है। बात समझ में आ गई? तो अगर पार्टी सपोर्ट कर रही है तो एंटी डिफेक्शन में नहीं आएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल सपोर्ट करने पहुंच जाए पार्टी के खिलाफ तो एंटी डिफेक्शन में आएगा। गेटिंग? ठीक है। अच्छा, इसके बाद नॉमिनेटेड मैंने बता दिया। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा कि
एक तो ये कहानी तीनों समझ में आ गई कि पॉलिटिकल बंदा, वो जो पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, वो अगर अपनी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग रहता है या वो वोट अपनी पार्टी के खिलाफ देता है तो फिर वो जाएगा एंटी डिफेक्शन के अंदर। अगर वो क्या नाम है मेंबरशिप छोड़ देता है अपनी पार्टी की तो भी एमपी नहीं रह जाएगा। ये भी कहानी खत्म, समझ में आ गई। दूसरा नंबर ये है कि जो बंदा जो है वो उसका है क्या नाम है इंडिपेंडेंट बंदा है तो वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। तीसरा नॉमिनेटेड है, वो 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन करे, अदरवाइज फिर कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता। 3 कंडीशन समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा क्या है कि ये 2003 के अंदर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर और भी चेंजेस आए इसमें। उसमें चेंज क्या किया गया कि 15% से ज़्यादा, जब ये किया गया ना कि 15% से ज़्यादा लोग मिनिस्टर नहीं हो सकते, तो ये सारी बातें उसमें एक चीज़ ये भी आई कि जो कॉलिशन गवर्नमेंट बना रहे हो आप, कॉलिशन गवर्नमेंट बना रहे हो, ठीक है, उसमें जैसे पार्टी ही अगर इंसान को धोखा देती है, जैसे मैं मान लो कि कोई पार्टी मर्ज होने जा रही हो, कॉलिशन गवर्नमेंट बना रहे हो या मर्ज होने जा रहे हो, जैसे कोई पार्टी जो है वो अपने बंदों, जैसे पार्टी कोई पार्टी है और छोटी मोटी पार्टी बनी थी, उसमें 3-4 सीट आई थी, अब वो पार्टी जो है सपोर्ट करने जा रही है किसको, कांग्रेस को, और वो बंदे जो है वो जो एमपी हैं ये सपोर्ट क्या मतलब उसको मर्ज होने जा रही है, वो कह रही है मैं कांग्रेस में मर्ज हो रही हूँ, तो वो बंदा जो है जो एक एमपी उसमें से या 2 एमपी या 3 एमपी जो हैं वो नहीं चाह रहे उसमें कि हम नहीं जाएंगे भाई कांग्रेस में या बीजेपी में, हमारी अलग पार्टी, हम इस आइडियोलॉजी पे आए थे तो हम नहीं जाएंगे उस पार्टी की आइडियोलॉजी में या उसमें मर्ज नहीं होंगे। तो अगर पार्टी आपको धोखा दे रही है तब क्या करोगे? मान लो मेरी एक आइडियोलॉजी थी, मैं नहीं चाहता था ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी को नहीं चाहता था, एक आइडियोलॉजी पे पार्टी बनी थी, मैंने उसका सपोर्ट किया, जैसे मान लो आपका सपोर्ट किया, अब आप कहें मैं बीजेपी में मर्ज हो रही हूँ, तो वो जो 4-5 एमपी 10 एमपी जो हैं जो सपोर्ट में नहीं है उनका क्या होगा? ये तो पार्टी धोखा दे रही है ना, पार्टी डिफेक्शन कर रही है, वो आदमी तो डिफेक्शन कर नहीं रहा है। और रिगार्डिंग हैं सर फिर पार्टी पे नहीं रहेगा। तो जब पार्टी डिफेक्शन कर रही है तो कह रहा है ना पार्टी के खिलाफ गए तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ की कहानी ही है ना कि अगर पार्टी को धोखा दिया आपने, पार्टी के खिलाफ गए तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन ऐसे केस में नहीं जाएगी कि अगर आपको पार्टी ही धोखा दे रही है, और पार्टी धोखा देने का मतलब क्या है कि 2/3 मेजोरिटी से अगर पार्टी कुछ मर्ज हो रही है कहीं जो और जा रही है तो 1/3 जो मेंबर बचेंगे उनके पास ये चॉइस होगी कि वो चाहे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, ओके, बात आई समझ में? जी सर। तो ये आपको मैंने ये बता दिया आपका। अब तो एक बार एक बुक में देख लेते हैं, मार्क कर लीजिए आप लोग। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ ये है। एंटी डिफेक्शन लॉ में मैंने बताया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन 1985 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। फॉर दिस पर्पज इट वाज मेड, ठीक है, ये बनाया गया, इट वाज मेड चेंजेस, ठीक है, इन द 4 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडेड न्यू शेड्यूल। 10 शेड्यूल ऐड किया गया था, ये बात आपको पता है, और बाकी 8 में चेंज किया गया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 मैंने अभी मेंशन किया, उसके अंदर फिर और फर्दर थोड़ा बहुत चेंज किया गया है इसके अंदर। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है अगर वो वॉलेंट्री गिव अप कर देता है हिज मेंबरशिप, ठीक है, क्या कर देता है, वॉलेंट्री गिव अप कर दे, अपना मेंबरशिप को छोड़ दे जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टी का कि अपने यानी अपनी पार्टी को छोड़ दे, या वोटिंग से एब्सटेन रहे वोटिंग करने से, या अगेंस्ट में कॉन्ट्रेरी वोटिंग करे अपनी पार्टी के, ठीक है ना, तो उस केस में उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। उसको पार्टी जो है 6 महीने का अपना वो देगी, मतलब कंडेम करे वो देगी नोटिस, और उसके बाद में वो 15 दिन का के अंदर उसको गायब कर सकती है। ठीक है, वो अपना केस वेस करके और हटा सकती है। ठीक है ना, जिस पार्टी के टिकट से लड़ा है उसके खिलाफ अगर गया। इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए मैंने बताया कि अगर वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो ज्वाइन करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, इफ़ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। बता दिया ना, ओके। नॉमिनेटेड मेंबर के लिए मैंने बताया कि 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर अगर उसने कोई सीट ज्वाइन करनी है तो कर ले, उसके बाद अगर ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ तो फिर उसकी सीट नहीं रह जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है? यस सर। एक्सेप्शंस
एक्सेप्शंस क्या हैं, मैं वो बता दिया आपको, एक्सेप्शंस बता दिए कि अगर एक मेंबर जो है वो अपनी पार्टी, मैंने बताया इसमें ना कि इफ़ अ मेंबर, ठीक है, इफ़ द मेंबर गोज़ आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, कोई पार्टी मर्ज हो रही है और उसकी वजह से हो रहा है, तो 2/3 मेजोरिटी से अगर मर्ज हो रही है तो जो बचे हुए मेंबर होंगे वो मर्जर के लिए एग्री हो जाते हैं, तो जो बचे हुए मेंबर होंगे दे कैन ज्वाइन एनी पार्टी, मतलब वो अपनी किसी कोई पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो एब्सटेन मतलब वो भी रह सकते हैं, क्या नाम है, अलग भी रह सकते हैं, ठीक है, मान लो कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे, ऐसा भी कर सकते हैं, क्या हो बेटा, ठीक है। उसके बाद ईशान का है डिसाइडिंग अथॉरिटी। अब इसमें यह है कि देखो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिफेक्शन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको डिसाइड कौन करेगा, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, तो इसके अंदर डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो क्या कौन है, पार्लियामेंट है, कौन है वो स्पीकर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ना, ये लाइट का भी वो है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या है इसमें, कौन है भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी है, ओके। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब समझ रहे हो, प्रिसाइडिंग स्पीकर इन लोकसभा और चेयरमैन इन राज्यसभा, ठीक है ना। और मैंने आपको क्योतो होलोहन केस भी बताया था एक बार कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जैसे ये था कि उसका डिसीजन फाइनल है और उसको क्या नाम है कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, तो क्योतो होलोहन केस में कहा था कि ऐसा नहीं है साहब, देखिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं आप, मलाफाइड अगर इंटेंशन है या इंटेंशन चेक की जा सकती है और अगर उसका जुडिशियल वो रिव्यू हो सकता है, मतलब इसके डिसीजन का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और उसके अलावा 10 शेड्यूल फिर इसमें ऐड किया गया, 10 शेड्यूल के अंदर डाला गया, 10 शेड्यूल में डालने के बाद फिर ये मैंने आपको बताया कि मतलब इसको क्यों किया गया और किसका क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म ये है कि भाई अगर कोई बंदा मतलब पार्टी जो है तीन, मान लीजिए 6 बंदों की पार्टी है, 6 बंदे उसमें सीट ही हैं 6 ही, अब 6 में से जो है 2/3 कितना हुआ, 4 लोग, 6 में से 4 लोग जा रहे हैं, यानी कि आप उसमें तो मर्ज नहीं कर रहे हो कि मतलब एक बंदा तो नहीं जा सकता, लेकिन बल्क में लोग जो है धोखा दे सकते हैं, तो ये आप कर रहे हो, मतलब ये थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर बात वही है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने बताया कि ये हुआ था, उसके अंदर मैंने बताया था रिफॉर्म हुआ था, रिफॉर्म के अंदर क्या हुआ, रिफॉर्म क्या इलेक्शन लॉज वगैरह में रिफॉर्म किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। चलो लाइट भी आ गई, इधर की लाइट चलाओ, ठीक है। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर चलो नमाज नहीं पढ़ी मैंने, चलो अभी पढ़ा लो। आवाज़ आ रही है, हाँ भाई, बार बार ये डिमांड भी आ रही थी कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको कुछ किया जाए, तो फिर इसमें फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ गया कराया गया, उसके तहत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। उसके अलावा जो है बेनली की वो जो किया गया ना कि मतलब कि मैक्सिमम जो है मिनिस्टर वगैरह, मैक्सिमम जो मिनिस्टर हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, और ये सब चीज़ें जो करी गई थी ना वो इसी में 91st कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी। ये वाला किया गया ना कि मिनिस्टर जैसे क्या होता था, लालच देते थे कि ऐसा ना हो कि ऐसा करते थे लोग कि टोटल मिनिस्टर जो होती हैं वो मतलब 15% से अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि आपको लालच देंगे कि आप हमें अपनी पार्टी छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैंने बताया था आप लोगों को कि अपनी पार्टी छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम आपको कुछ दिन के लिए मिनिस्टर बना देंगे, मतलब 6 महीने के लिए मिनिस्टर बना दिया, तो मिनिस्टर बन के आप MP बन के क्या कर ही लोगे, 6 महीने तो पता नहीं क्या से क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो अगर आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हो, डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो, तो आपको मिनिस्टर बना देंगे। अच्छा, उसमें क्या है, बहुत लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता था चाहे 6 ही महीने के लिए, तो इसमें ये साफ कर दिया गया कि 15% लोगों से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते। अब ऑलरेडी आपके ही पार्टी के इतने लोग हैं जो मिनिस्टर बनने के लिए परेशान हैं, अब आपको ये धोखा देकर अपनी पार्टी को आ रहा है उसको मिनिस्टर बना रहे, तो आपके पार्टी वाले भी नाराज़ हो सकते हैं फिर, ठीक है, वो भी डिफेक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर ये 15% वाली सीलिंग लगा दी है कि आपके पास मतलब ऑप्शन ही ना रहे कि आपके पास तो ऑलरेडी सील्ड फील्ड है, ठीक है, तो आप फिर ऐसे बना नहीं सकते। तो 15% वाली सीलिंग एक तो लगाई गई ताकि मतलब ज़्यादा लोगों को मिनिस्ट्री का लालच देकर धोखा ना दिया जा सके, ठीक है। तो और उसके अलावा सुचारू रूप से काम चल सके। अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, और कोई भी पार्टी का अगर वो डिस्क्वालीफाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, तो मैंने बता दिया कि वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये भी स्ट्रॉन्ग किया गया। मतलब अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ यानी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई हुआ है तो उसको मिनिस्टर अपॉइंट ही नहीं कर सकते, ये भी स्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने 91st कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर वो भी बता दिया कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कुछ जगहों पे जो है वो ये भी कर दिया कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे दिल्ली में 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पे ये चीज़ कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब
वो था 10 शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए ये एकदम मतलब वो कर दिया। और यहाँ पे जो ये चैलेंज वाला बात थी वो चैलेंज को वो कर दिया कि भैया चैलेंज तो आप कर सकते हो, क्योंकि क्योतो होलोन का उसने साफ साफ किया है कि कहा है कि देखिए ऐसा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशल रिव्यू, तो जुडिशल रिव्यू तो हो सकता है, यानी स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, मैं उसका भी इंटेंशन चेक किया जा सकता है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ की कुछ बातें थी जो आपको समझनी थी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आया भाई, आया समझ में? हैं, आवाज़ आई है, समझ में आया है? चलिए तो आगे बढ़े। सर इसका जो फोर्थ पॉइंट था, हाँ, कि वो मिनिस्टर नहीं बन पाएगा मेंबर ऑफ हाउस, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर एंटी डिफेक्शन के अगर बेसिस पे उसे डिस्क्वालीफाई किया गया। सर वो हमेशा के लिए नहीं, वो 6 साल के लिए हो गया ना, डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब यह है कि वो एमपी नहीं रह जाएगा ना। तो अगर एंटी डिफेक्शन के लिए 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होता है ना, तो जब 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई है तो उस पीरियड में वो नहीं रह सकता, हमेशा के लिए नहीं। जब तक वो डिस्क्वालीफाइड है उस ग्राउंड पे, जब तक उसका लिमिटेड पीरियड पूरा नहीं होता डिस्क्वालिफिकेशन का, तब तक उसको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना? हमेशा के लिए हो जाएगा तो करियर ही चौपट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखिए आपका प्रेशर ग्रुप्स हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, नाम से जाहिर है कि प्रेशर ग्रुप मतलब वो ग्रुप होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर बनाता है। प्रेशर किस चीज़ का बनाएगा कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे, हम आपके वोटर्स हैं और हम आपके साथ मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का इंटरेस्ट ग्रुप का और प्रेशर ग्रुप का बड़ा वो होता है, उनका इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रेशर ग्रुप एक लॉबी की तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रोस की लॉबी होती है। लॉबी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, खासकर डेमोक्रेसी में, जहाँ लॉबी अगर कोई का बंदा कर ले गया तो फिर उसका इलेक्शन जीतना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। उसमें बिजनेस ग्रुप्स हो सकते हैं, बिजनेस हाउसेस हो सकते हैं, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ये हैं। इसके अलावा मर्चेंट चैम्बर ऑफ बॉम्बे है, इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ कलकत्ता है, ऐसे मर्चेंट वगैरह का ग्रुप हो सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री हो सकती है, इसी तरीके से बंगाल वगैरह की इधर उधर उसके अलावा जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन है। मतलब ये जो एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब जो होती हैं वो बिजनेस हो सकती है, वो ट्रेड यूनियन हो सकती है, लेबर ग्रुप हो सकता है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ठीक है, या इंडियन नेशनल यूनियन ट्रेड कांग्रेस है, या इसके अलावा हिंद मजदूर सभा है, सेंटर इंडियन ट्रेड यूनियन है, उसके अलावा भारतीय मजदूर संघ है, ये इसी तरह से ऑल इंडिया सेंटर काउंसिल फॉर द ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर, या न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये सारे जितने भी हैं मतलब ये सब जो है क्या है, प्रेशर ग्रुप है। यानी दुनिया भर के ये कौन हो सकता है, बिजनेस क्लास हो सकता है, ये लेबर ग्रुप हो सकता है, ये ट्रेड यूनियन, कोई भी ट्रेड यूनियन हो सकता है, इसमें एग्रीरियन ग्रुप हो सकता है जो किसान वगैरह हैं, भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, या ऑल इंडिया किसान सभा, या हिंद किसान पंचायत, ये जितने भी हैं ना, जितने भी किसान से रिलेटेड हैं, या प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकते हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स का एसोसिएशन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म, ये सब एक तरफ खड़े हो जाते हैं ना, तो ये प्रेशर ग्रुप की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना देते हैं। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ABVP वगैरह और ये सब, ठीक है, ABVP है जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, उसके अलावा या बीजेपी के साथ की है, एफिलेटेड है बीजेपी से। आयसा है, आपने ISF का नाम सुना होगा, इंडियन स्टूडेंट, ये क्या नाम है आपका, इंडियन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये जो है CPI से इन्फ्लुएंस्ड है। ये NSUI, कॉलेज में बहुत NSUI सुना होगा, अगर आप लोग DU में पढ़ते तो बहुत सुने होता है NSUI। ये NSUI और ये क्या नाम है ABVP बहुत ज़्यादा सुनता है आदमी, ये कांग्रेस से है। उसके अलावा आप ये PSU जो है ये CPM से है। तो ये सब जो है प्रेशर ग्रुप, स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप है। उसके अलावा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे RSS, विहिप, जमात इस्लामी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ रोमन कैथलिक्स, इंडियन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है,
पारसी सेंट्रल एसोसिएशन, शिरोमणि अकाली दल, ये जितने भी सारे ग्रुप हैं ये सब जो है रिलीजियस ग्रुप भी आपके प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। उसके अलावा कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राह्मण सभा, ये सभा, राजपूत सभा और इसी तरीके से क्या नाम है बहुत सारी सभाएँ वभाएँ, ये सब जो है क्या नाम है नादिर कास्ट, मारवाड़ी, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा या क्या नाम है वैष्णव कुल क्षत्रिय, मतलब इस तरह का क्या नाम है बहुत सारी सभाएँ, कायस्थ सभा, ये सब सभाएँ किस लिए बनाई गई हैं? कास्ट के लिए, कास्ट को प्रमोट करने के लिए या प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करती हैं। उसके अलावा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ NSCN सुना होगा आप लोगों ने, TNU सुना है, नेशनल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर है, ऑल इंडिया झारखंड, उसके अलावा ट्राइबल संघ ऑफ आसाम, यूनाइटेड मिज़ो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी हैं ये ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ये भी प्रेशर ग्रुप की तरफ काम करते हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप में तमिल संघ, अंजुमन तहरीक उर्दू, इस तरह के जितने भी हैं मतलब लैंग्वेज के बेस पर या आइडियोलॉजी के बेस पर जो है डेमोग्राफिक राइट्स वगैरह के बेसिस पर, गांधी के पीस फाउंडेशन के बेसिस पर, मैंने यानी कुछ आइडियोलॉजिकल हो सकता है गांधी के विचारधारा पे, विमेन राइट्स की विचारधारा पे, सिविल लिबर्टी के विचारधारा पे, डेमोक्रेटिक राइट्स के विचारधारा पे, किसी भी तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की विचारधारा पे, किसी भी आइडियोलॉजी पर ये जो है वो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप भी बना सकते हैं। उसके अलावा एटॉमिक ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे ग्रुप, जैसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन है, नवनिर्माण समिति है, ये सब जो है ये सब प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आई हाँ भाई, आई बात समझ में? ऐसे याद भी करना पड़ेगा कुछ? ना कुछ भी याद नहीं करना, इसमें से कुछ पढ़ना ही नहीं है। रिदा आसान हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना, इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस ये करना है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कुछ काम बात मनवाने के लिए, गवर्नमेंट को लॉबी दिखाते हैं, गवर्नमेंट को मतलब अपना दिखाते हैं कि भैया हम लोग जो है टैक्स पे, हम लोग जो है आपकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो आप लोग जीत सकते हो। बस ये है गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए जो ग्रुप होता है, दैट इज़ प्रेशर ग्रुप। और उसमें इंस्टूडेंट हो सकते हैं, उसमें जो है आपका क्या नाम है किसान हो सकते हैं, उसमें बिजनेस क्लास हो सकता है, उसमें जो है एग्रीरियन कम्युनिटी है, उसमें जो है बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेड कम्युनिटी, उसमें लेबर यूनियन, उसमें जो है मेडिकल एसोसिएशन वगैरह और प्रोफेशनल यूनियन वगैरह हो सकता है। ये सारे ग्रुप है, लैंग्वेज ग्रुप हो सकता है, कास्ट ग्रुप हो सकता है, रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाता है, दैट इज योर प्रेशर ग्रुप। बस सिंपल है, हो गया, बात खत्म। इतना याद रख लो, बस हो गया। है भाई रिदा, है कुछ इसमें दिक्कत? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सुनो कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है उसको, पढ़ना ही मत। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कोई भी आपने एक ग्रुप बनाकर आप लोग चले गए, मान लीजिए आपने बोला रिदा एंड फ्रेंड्स ग्रुप, ठीक है, रिदा एंड फ्रेंड्स ग्रुप का एक यूनियन बाद में बना लिया लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों का, ठीक है, एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया और उसमें आपने रिदा एंड फैन ग्रुप या फ्रेंड्स ग्रुप बना के और आपने एक लॉबी बना ली और उसका नाम ये रख दिया और आपने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि हम धरना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसे वैसे या प्रेशर ग्रुप हो गए। होगी बात समझ में? किसानों ने कोई सभा बना ली, किसानों ने कोई ग्रुप बना लिया गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि हम किसानों की डिमांड रखेंगे, ये रखेंगे, वो हो गया। मीडिया ने कोई ग्रुप बना लिया, डॉक्टर्स ने कोई ग्रुप बना लिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या एक वकीलों ने कोई ग्रुप बना लिया और वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की प्रेशर ग्रुप हो गया। गेटिंग? आसान है भाई, आसान है ना? अब उसमें नाम है, जैसे हमारे स्टूडेंट का ग्रुप है तो ABVP नाम है या किसी का नाम है, तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस ये जानो कि ये सब प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं किसी बात को मनवाने के लिए। अब बताओ नदीम, समझ में आ गया? अब इससे ज़्यादा आसान भाषा में कुछ बताऊंगा? बहुत आसान हो गया ना? ठीक है, अब इसके बाद में देखिए नेशनल इंटीग्रेशन, कुछ नहीं, चाय बिस्किट समाज। क्या बताया मैंने? देश की बड़ी बड़ी बातें करो, देश में एकता आएगी, अखंडता आएगी, देश में वो कह रहे हैं ना कि टोपी पहन के नेता कहता है देश में समता की भावना आ रही है, इसीलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है ना? तो वही बात है, बस नाना पाटेकर वाला डायलॉग, ठीक है ना? लेकिन उसके आगे डायलॉग मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है? तो
उसमें जो है एक है ना कि आपका नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिलीजियस, लैंग्वेज, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, रेस। अच्छा, आवाज़ अगर मेरी डिस्टर्ब होगी तो मुझे बताना, क्योंकि ये बोल रहा है कि डेटा ख़त्म हो गया है आपका, तो पता नहीं। ठीक है, मतलब अभी तक तो सही है सर। हाँ, तो जहाँ दिक्कत होगी मुझे बता देना। ठीक है, तो क्या नाम है, इंडिया क्या में वो बोलता है कि रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ट्राइब, रेस, रिलीजन एंड सो ऑन, इन सब के बेसिस पर भाई हम लोग बहुत डिवाइडेड है, डाइवर्सिटी है। हम लोग एक हो जाएं, एक इंटीग्रिटी के साथ काम करें, एक देश के लिए काम करें, इसको बोलेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। सिंपल बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, ये चाय बिस्किट ग्रुप क्यों मैंने कहा, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 2013 के बाद इसकी मीटिंग ही नहीं हुई। इसमें रीजनलिज्म की वजह से हम डिवाइडेड हैं। हम लोग जो हैं क्या नाम है, कम्युनलिज्म की वजह से डिवाइडेड है। दुनिया भर का मतलब जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कास्टिज्म की वजह से डिवाइडेड है, सबको पता है। और दुनिया भर का पार्टीजन, लिंग्विज्म की वजह से, लैंग्वेज की वजह से डिवाइडेड है। और इन सबको डिवाइडेड होने के बाद में हम लोग चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बना दें। 1961 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बना, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पैदा करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बना। और उसमें बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए। 2 एजुकेशनिस्ट को इसका वो बनाया गया, SC ST के लोगों को इसमें डाला गया, नेशनल जो है ना, ठीक है ना। उसके बाद 1968 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल रिवाइव किया, उसमें 39 से लेकर 55 मेंबर डाले। और इस तरीके से मतलब चीज़ें होती रही। 1980s में आके और रिवाइव करने की कोशिश की। 1986 में जो है 21 मेंबर की कमेटी। 1990 में आके नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट VP सिंह की जो है, उसने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। 101 मेंबर इसमें डाले गए, ठीक है ना, बाबरी मस्जिद और ये सब लेकर। 2005 के अंदर UPA गवर्नमेंट ने इसमें मनमोहन सिंह वगैरह के टाइम पर फिर इसमें 103 मेंबर जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया NIC को, और वो बना क्या नाम है 103 मेंबर उसमें हो गए, ठीक है, 12 साल बाद। और वहाँ पे मीटिंग हो रही है, यानी 12-12 साल हो जाती है मीटिंग होने में। उसके बाद में फिर क्या होता है, इसकी 14th मीटिंग जो है 2008 में हुई। 2008 में इसकी 14th मीटिंग हुई है, बनने के बाद जो है 14th मीटिंग ऑफ NIC जो है 2008 के अंदर हुई। उसके बाद में 2010 के अंदर UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ने फिर इसको थोड़ा रिवाइव किया, और 147 इसके अंदर मेंबर हो गए, 147 मेंबर। अक्टूबर 2010 में जो है गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग कमेटी जो है, ठीक है ना, और इसने एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई NIC की, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की, ठीक है। 2011 में उसके बाद मीटिंग होती है, 15th मीटिंग 2011 में होती है। 2011 के बाद में 2013 में मीटिंग होती है, 16, उसके बाद में फिर मीटिंग ही नहीं हुई मीटिंग। अब देखें आप, फर्स्ट मीटिंग जो है आपका 1962 में हुआ, फिर 1968, फिर 80, सीधे 68 के बाद 80 आ गए हैं, 80 से 84, 86, और 86 के बाद फिर 1990 में 2 मीटिंग, और उसके बाद में फिर 91 में 2 मीटिंग, 92 में 2 मीटिंग, 2005 फिर सीधे 8, और 8 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कभी खत्म। अब हुआ एक भी मीटिंग उसके बाद लिखा है आपकी नई बुक में भी दिखाया है कोई मीटिंग है? तो कुल मिलाकर इसका मतलब चाय बिस्किट ग्रुप ही तो एक मेंबर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, चाओ बिस्किट खाओ, काम नहीं खत्म करो, काम कुछ किया है? कभी सुना भी आप लोगों ने NIC का नाम, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? आप IAS पढ़ रहे हो तो आपको बता भी दिएगा, नहीं तो कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि ना इनकी मीटिंग होती है ना कुछ होता है, कुछ कहानी होती नहीं है, बस ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना। ओके, अब ये ध्यान रखना है कि जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें जो है यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन था इसका, और 4 यूनियन मिनिस्टर थे, 9 जो है चीफ मिनिस्टर थे। और वैसे जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होता है, इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है ना, बस इतना याद रखो। ओके, ठीक है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, उसके अलावा बाकी सारी कहानी बस वही सब चलती रहती है, खेल चलता रहता है, इसमें कुछ नहीं। इसको मतलब बनाया गया चेयरमैनशिप जो है, ठीक है। अब चेयरमैन जो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, उसको किसको दे दिया गया है? कौन रहता है चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ओके, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, सेंट्रल होम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, 7 लीडर ऑफ द, ये थोड़ा सा कंपोजिशन बस याद रख लीजिएगा, कभी गलती से पूछ ले। प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, सेंट्रल होम मिनिस्टर होता है, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, उसके अलावा आपका 7 लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, द चेयरमैन ऑफ UGC होता है, 2 एजुकेशनिस्ट होते हैं, और उसके अलावा आपका ये क्या नाम है, कमिश्नर ऑफ SC ST, 7 अदर पर्सन जो नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से ये दे रखा है। और इसके बाद कोई रिवाइव हुआ नहीं है, 2013 के बाद इसकी मीटिंग भी नहीं हुई है। तो आप सोचिए कि मीटिंग हुए 20 साल, और 10 साल तो हो ही गए, 23 आ गया ना। कोई मीटिंग है 2013 के बाद, दिखिए क्या?
है भाई? नहीं सर, चाय नाश्ता करके सो गए। अच्छा, क्यों चाय नाश्ता ग्रुप मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन का सिर्फ नाम है, काम कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। नेशनल फाउंडेशन फॉर हारमनी, ये तो और बेकार है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमनी 1992 में सेटअप हुई है। कम्युनल हारमनी, बताओ, कम्युनल हारमनी बनाएंगे। और उसी टाइम फिर बाबरी मस्जिद और वगैरह सब हो गया, सब इनके सामने दुनिया भर के विज़न था कि इंडिया को फ्री करेंगे किसे? फ्रॉम कम्युनल एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस, वेयर ऑल सिटीजन स्पेशली चिल्ड्रन एंड यूथ लिव टुगेदर इन पीस एंड हारमनी। बात बहुत अच्छी करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन वाले भी बात बड़ी अच्छी करते हैं, ठीक है? कम्युनल हारमनी को प्रमोट करने की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सारी बातें अच्छी है, पसंद आती हैं, ठीक है? मिशन यही है, वायलेंस नहीं करना है, ये नहीं करना है। लेकिन आप देखिए काम क्या हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। NGOs वगैरह को इन्वॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें हैं भाई। NGO भी इन्वॉल्व हो रही हैं, पर पैसा भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। ना NIC कुछ काम कर रही है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ना ही कोई काम कर रही है। बस आपको नाम याद करना है, आपका सिलेबस का एक पार्ट है। आपको जान रखना है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी 1961 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। बस 2 बातें याद रखिए, बाकी कोई कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो है आपका नेशनल हारमनी को और इसको जो बनाया गया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसके बाद में एक और काउंसिल का नाम याद रख लीजिएगा बस, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमनी, जिसको बनाया गया, सेटअप किया गया। और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है होम मिनिस्टर के। बस इस बात को याद रखेंगे कि नेशनल, ये होम मिनिस्टर के कंट्रोल में है, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, ठीक है? कम्युनल हारमनी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन होता कुछ नहीं है। आपको पता ही है कि कितनी कम्युनल हारमनी हमारे कंट्री में है। और कम्युनल हारमनी हो भी कैसे, आपको पता है कि जब हमारे यहाँ सरकारें ऐसे बन रही हैं जो क्या नाम है, खुद ही दंगे करवाने पे में माहिर हैं, ठीक है? तो क्या बनेगा, ये है कि नहीं है? इसी नाम पे बन रही है, कम्युनिटी खेल के बन रही है। हाँ, वही चीज़ है। तो मतलब ये जो बातें करना है ना, ये सिर्फ बात है नेशनल इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन सिर्फ खेल है एक। तो नेशनल इंटीग्रेशन भी ख़त्म हो गया, सिर्फ खेल के इन लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर सिर्फ देश को चाय बिस्किट खा के और सो जाने का है। तो कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका कोई काम नहीं। बस ये है कि आपका NGO को मतलब उसके लिए पैसा वैसा दे देना है कि हाँ भाई कोई प्रोग्राम करवा लो, कोई सेमिनार करवा लो, वो सेमिनार और पैसा बांट के और उसके बाद में काम ख़त्म हो गया, ठीक है? हो गया भाई, इंटीग्रेशन हो गया देश का। तो ये बस इतना था, ठीक है? तो आपके इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है भाई? सर न्यू बुक में एक चैप्टर ऐड हुआ है फॉरेन पॉलिसी नाम से। फॉरेन पॉलिसी नाम से एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ है इसके बाद। ये तो है, तो सामने तो दिख रहा है, यही है ना? फॉरेन पॉलिसी को तो कह रहे हो? yes, नहीं, ये पुरानी बुक, पुरानी नहीं है, ये बहुत पुराना चैप्टर है फॉरेन पॉलिसी। ये सबसे मतलब फॉरेन पॉलिसी जो है बस ये IR का पार्ट है, एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, ठीक है? तो इसको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ज़बरदस्ती में, लेकिन मतलब ये जो है पार्ट है आपका फॉरेन पॉलिसी का, वो उसका क्या नाम है, IR का पार्ट है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्योंकि जब हम मेंस पढ़ते हैं तो उसमें पॉलिटी, IR, गवर्नेंस तीनों एक ही पेपर में है ना, तो वहाँ पे ये इंटीग्रेट हो जाता है एक्चुअली, तो इसलिए है। लेकिन पॉलिटी में नहीं है ये। लेकिन अब हम क्योंकि IR भी हमें हमारा पार्ट ही है, हमारा सब्जेक्ट ही है, और IR जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको पढ़ते हैं IR को। मैंने IR आप लोगों को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया अभी? नहीं सर अभी तक। अच्छा, तो ये इसको साजिया और सलमान को पढ़ाया, ओके। तो ये लास्ट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ है वह नहीं, ठीक है ना? क्या समझ में, वो आप पीछे की बातें सारी समझ में आ गई हैं क्या? यस सर। चलें, तो बस 15-20 मिनट और लगेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 15 मिनट मैक्सिमम, 15 से 20 मिनट। देखिए अब क्योंकि मेरी नमाज़ कज़ा हो ही गई है तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, इसके बाद तो इसको ख़त्म कर देता हूँ। फॉरेन पॉलिसी देखिए क्या है, आवाज़ मेरी आ रही है, सुनाई दे रहा है? तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँ? यस। चलो इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, इसको ये वाला, यहाँ से दूसरा लेक्चर बना लेता हूँ इसको। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। देखिए यही लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, आपकी बुक में भी लास्ट चैप्टर यही है, फॉरेन पॉलिसी। यस सर। यस सर, इस यूनिट। देखिए भैया ऐसा है कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है, इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, और एक कंट्री कोई भी जो बहुत बड़ी कंट्री होती है तो उसको कोई ना कोई एक आपका क्या नाम है पॉलिसी बनानी पड़ती है,
ठीक है, कि देश को कैसे चलाना है, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, कैसे काम करेगा, कैसे क्या होगा, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो हमारे देश ने भी कोई गलत काम नहीं किया है, फॉरेन पॉलिसी बनाई है तो, ठीक है ना। क्या करा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है तो बहुत अच्छा काम किया है। यानी हमारी भी कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो भी अपना बताना चाहते हैं कि देखो भैया हम भी कुछ मतलब ऐसे अरे गरे नथुखिरे नहीं हैं, हमारी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिएगा आपको मज़ा आएगा थोड़ा सा समझने में इसको, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी हमने भी बनाई है, सारे कंट्रीज़ की होती है, हमारी भी होती है। हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं वो देखते हैं हम ज़रा। हमारे यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, आपको वही याद करना है, ठीक है। एक तो सबसे पहले पंचशील, क्या होगा, पंचशील अभी बता रहा हूँ। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो होती है, इंडिया को के रिलेशन को अदर स्टेट्स के साथ रेगुलेट करती है। सिंपली वर्ल्ड में प्रमोट करना है नेशनल वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड इन प्रमोटिंग द इट्स नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। इट डिटरमाइन द मेंबर, ये क्या करता है अपना, क्या प्रमोट करता है, इट इज़ क्या नाम आपका बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमाइन करती हैं फॉरेन पॉलिसीज़ को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, सोशल, कल्चर, आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल जो आपका मिलियो है, उसके अलावा आपका जो है इकोनॉमिक पोजीशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ और पब्लिक ओपिनियन, बहुत कुछ मैटर करता है किस चीज़ में, कोई फॉरेन पॉलिसी बनाने में। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, इतनी छोटी सी बात है, समझ में आ गया ना। हमारा आर्टिकल 51 आप लोगों को याद होगा, 51 सबको याद है, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट कि हमारा भाई डीपीएसपी के अंदर है ना कि इंटरनेशनल पीस और हार्मनी, पीस एंड सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए जस्ट, है ना, बात की है ना उसमें कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, फोस्टर करना है, इंटरनेशनल लॉज वगैरह को, ट्रीटीज़ वगैरह को। तो ये है, तो पीस हमारा शुरू से ही रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी साहब जो हैं वो हमारे फॉरेन पॉलिसी के जनक या फादर कहे जाते हैं एक तरह से। कहा जाता है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी काम किया है, ही वाज मतलब रिनाउंड फॉर इट। और पंचशील वगैरह देने में और चीज़ें देने में, फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में इंडिया के नेहरू का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो नेहरू जी ने ये कहा था कि पीस टू अस इज़ जस्ट अ फेवरेंट होप, इज़ नॉट जस्ट अ फेवरेंट होप। हमारे लिए पीस कोई सिर्फ होप, फेवरेंट होप नहीं है, ये एक इमरजेंट नेसेसिटी है। यानी पीस कायम रखना हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर पीस कायम नहीं रखेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा एटीट्यूड हमेशा से एंटी कॉलोनियल रहा है। तो पहला हमारा ये है कि हमें पीस मेंटेन करना है, यानी पहला ये है वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने में हमारी पॉलिसी का पहला पार्ट है कि हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करें कि भाई वर्ल्ड में पीस रहना चाहिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी भी है। एंटी कॉलोनियल एटीट्यूड है, जो जैसे इंडिया को लोगों ने गुलाम बना रखा था, तो हमारा हमेशा से कॉलोनियलिज्म को, इम्पीरियलिज्म को, यानी संप्रदाय, ये जो है आपका साम्राज्यवाद वाली जो चीज़ें हैं उनको हमें हमेशा से कॉलोनिज्म वाली फीलिंग थी, जैसे हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, उस तरह की चीज़ों को, कॉलोनिज्म को हम लोग हमेशा से अपोज करते रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे इंडिया में हो। तो हमारा हमेशा से ये व्यू रहा है इंडिया का कि ना ही कॉलोनी बनानी होती है, ना ही किसी को मतलब इस तरह से एक्सप्लॉइट करना होता है वीकर को, ये गलत चीज़ है। और कहीं भी जहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन, चाहे अफ्रीका में हो या कहीं पर भी हो, जो भी इम्पलिस्ट पावर्स हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, हॉलैंड है, कोई भी हो, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहे हैं और हम लोगों ने उसका अपोज किया है। यानी इसका हमारा एटीट्यूड एंटी रेशियलिज्म है, हम रेसिस्ट को बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते लोगों को बेरेस के बेसिस पर। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, वाइट हो ब्लैक हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब बराबर है। हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम किसी को कोई बेहतर मतलब वो नहीं देते, क्या नाम है, किसी को प्रिविलेज नहीं देते स्किन कलर के बेसिस पर या रेस के बेसिस पर, ना ही हम वो वाइट डिनोमिनेशन की बात करते हैं किसी भी तरीके से, डोमिनेशन की, वाइट डोमिनेशन की हम किसी भी तरीके से बात नहीं करते। हमें वाइट का डोमिनेशन या किसी भी तरह से कोई कम्युनिटी किसी को डोमिनेट करे रेस के बेसिस पर, ये हमें ठीक नहीं लगता। हमें यहाँ हमारे नज़र में सब इक्वल है। उसके अलावा हमारे यहाँ नॉन अलाइन मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कोल्ड वॉर के टाइम पर, कोल्ड वॉर मतलब जब यूएसएसआर और अमेरिका दोनों कोल्ड वॉर के जोन में चल रहे थे, दोनों लड़ाई चल रही थी, तो दोनों में लड़ाई चल रही थी, तो उस सिचुएशन में मतलब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया था। एक यूएसएसआर के सपोर्टर्स थे, दूसरे दो ब्लॉक में, और दूसरे जो थे वो थे अमेरिका के, यूएसए के सपोर्टर। लेकिन जब हमारा इंडिया जो था और इसके साथ और लोगों ने, जिसके मतलब समझ लीजिए कि हम लोग नॉन अलाइंड हो गए, यानी कुछ और कंट्रीज़ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, वो लोग और हम लोगों ने प्रपोज किया नॉन अलाइंड, ना हम यूएसए की तरफ जाएंगे और ना यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। तो इसको बोला जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइंड होने की इसकी वजह से हम लोगों ने कहा भी ना हम कोई भी इन बड़ी पावर्स के किसी के भी पपेट नहीं बनेंगे, किसी के पार्ट साइड में नहीं जाएंगे, और हम हर सिचुएशन में वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, हम कभी भी किसी का साथ नहीं देंगे वॉर में, ठीक है ना। तो ये हमने एकदम क्लियर कट बात कर दी, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने और भी जैसे कंट्रीज़ में कई सारी कंट्रीज़ वगैरह और बहुत लोग जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्ट रहे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये रही
कि जब नॉन अलाइंड मूवमेंट के हम लोग पार्ट रहे ठीक है, लेकिन जब हमारा वॉर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो अलाइंड लोग हैं, जैसे यूएसएसआर के साथ में जो है, तो यूएसएसआर के पास सुपर पावर है, उसके पास आर्म्स हैं दुनिया भर के, ठीक है, और इसी तरह यूएसए भी सुपर पावर है। तो जो लोग यूएसए की तरफ हैं, अगर आपस में उनका डिस्प्यूट हो जाता है, यूपीएससी उनको सपोर्ट करेगा, और जो लोग यूएसएसआर की तरफ हैं उसको यूएसएसआर सपोर्ट करेगा। अगर ठीक है, तो हम तो दोनों से सपोर्ट ले सकते हैं, यूएसए से भी ले सकते हैं, यूएसएसआर से भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए हथियार हम खरीदते थे, जैसे हम लोग खरीदते थे हथियार किससे, रशिया से खरीदते थे। अब पता चला कि हमारा चाइना से वॉर हो गया। अब चाइना जो है फ्रेंड है उसका, किसका, रशिया का, तो रशिया हमें हथियार देगा, बताओ। अब वो कहेगा अपने फ्रेंड को, नाराज़ करेगा हमें हथियार देकर, भाई हमें दे सकता है वो, लेकिन हमारा कोई और कंट्री होती जो यूएसए वाली के फेवर वाली कंट्री होती है, यूएस के साइड वाली, तो दे देता, लेकिन चाइना जो यूएसएसआर के फेवर वाली है तो देगा हमें, हैं, देगा बताओ, नहीं देगा ना। तो जब चाइना से वॉर हुआ तो हमें हथियार इसी तरह से सप्लाई नहीं हो पाया उस तरीके से। इसी तरीके से ये होता है कि जब क्या नाम है, अगर दूसरी साइड में यूएसए है, अब दूसरी पाकिस्तान से हमारा वॉर हो रहा है, हम लोग जो है हथियार यूएसएसआर से खरीदते हैं, चाइना ने उधर दबा दिया कि हथियार मत देना। अब पाकिस्तान जो है ज़्यादा फ्रेंड किसका, यूएसए का है, तो यूएसए उसको मुझे हथियार देने के बजाय किसको हथियार देगा, ब्रिटेन को देगा, उसको पाकिस्तान को देगा, गेटिंग, पाकिस्तान को देखा। तो इस तरह से जो अलायन मूवमेंट, नॉन अलायन मूवमेंट के फायदे भी हैं कि हम किसी वॉर में नहीं रहते, अगर दोनों में वॉर हो जाता है, सब मरे कटेंगे, हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे, हम लोग किसी तरफ नहीं है, हम दोनों तरफ हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये भी है, लेकिन जब कभी ऐसी कंट्री से लड़ाई हो जाती है तो फिर हमें पता चलता है हम अपने हथियार से लड़ना पड़ता है, हमें हथियार ही नहीं मिल पाते हैं, या हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती लेटेस्ट। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मान लो रशिया की टेक्नोलॉजी है, तो पहले चाइना को देगा, हमें पहले थोड़ी ना देगा, उसका दोस्त है, वो कम्युनिस्ट है, उसकी आइडियोलॉजी पे चलता है, उसकी तरफ अलाइंड है, गेटिंग। पंचशील उसके बाद में है कि पंचशील हुआ 1954 के अंदर। आप देखिए कि इंडिया और चाइना ने जो है 5 प्रिंसिपल साइन किए, और उसमें जो है इंडिया और चाइना ने हिंदी चीनी भाई वाला कॉन्सेप्ट, और उसमें जो है 1954 में पंचशील बनाया। पंचशील में उन्होंने कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का और सॉवरेनिटी का, कोई हमला नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर, नॉन इन्फ्लुएंस, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे। आपको याद है फिर 1954 और 1962 में कितना फ़र्क है भाई, ज़रा बताओ मुझे। 8 साल का डिफरेंस है ना बस। और चाइना ने हमला कर दिया हमारे ऊपर 1962 में, पंचशील धरा का धरा रह गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमने कहा था नॉन एग्रेशन करेंगे। देखो सेकंड पॉइंट है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे टेरिटरी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का, नॉन एग्रेशन करेंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स पे। देखो कितना ज़बरदस्त है, बस बातें हैं ये सिर्फ। एफ्रो एशियन बाइस, हम हमेशा अफ्रीका की तरफ बाइज्ड हैं, क्योंकि हम लोग एशियन और अफ्रीकन की तरफ बाइज्ड हैं, क्योंकि हम भाई इसी नेशन में पैदा हुए हैं, हमारा अच्छा रिलेशन है, हमारा भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो हम अफ्रीका और एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ हमारी अच्छी बाइसनेस है, उनके साथ हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे एशियो अफ्रीकन ग्रुप है, या सार्क है, या क्या नाम है आपका बिट्स है, या क्या नाम है वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, आयोरा वगैरह, ये आप लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल। उसमें हमारा हमेशा से थोड़ा सा इंडिया का एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है उसके नेबर कंट्रीज़ के साथ, बिग ब्रदर एटीट्यूड बड़े भाई के तौर पे, जैसे नेपाल, भूटान, इन लोगों के साथ हमारा थोड़ा बिग ब्रदर एटीट्यूड रहता है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ से भी हमने लिंक रख रखा है। 1949 में हमने कॉमनवेल्थ को भी रेक्टिफाई किया था। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ अक्सर वो कंट्रीज़ हैं उसमें जिसमें अंग्रेज़ों ने राज किया है, तो कॉमनवेल्थ हम लोग गेम भी करवाते रहते हैं, हेड करते रहते हैं उसको, और कॉमनवेल्थ जो है उसके भी हम लोग मेंबर हैं। उसके अलावा यूएन को हमने जब से बनी है यूएन, तब से हम पीस कीपिंग मिशन में उसका सपोर्ट करते हैं, यूएनओ का सपोर्ट करते हैं। 1945 से जब से बनी है तब से हम लोग उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं और शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं। 1953 के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि विजय लक्ष्मी पंडित कौन है पता है आप लोगों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, पता है ना बात, हाँ पता है? नहीं सर, ऐसे बस नाम सुना था विजय लक्ष्मी पंडित। अरे यार बहुत फेमस है विजय लक्ष्मी पंडित जो है 1953 के अंदर विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो इलेक्ट हुई थी, क्या नाम है, वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन की जनरल असेंबली की ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं भाई हमारे यहाँ की पहली। और ये विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, गेटिंग।
इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है यूएन के पीस कीपिंग मिशन में, कोरिया वगैरह में भी, और जहाँ पे भी, कोरिया में, कॉन्गो में, एल सल्वाडोर वगैरह में, कंबोडिया में, जहाँ पे भी इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करता है पीस कीपिंग मिशन में। इंडिया यूएन का सपोर्टर रहा है हमेशा से, और बहुत दिन से डिमांड भी कर रहा है कि हमें जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दीजिए। बहुत दिन से हम लोग परमानेंट सीट डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमें मिली नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। उसके अलावा परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल होता है यूएन का, आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे यूएन के बारे में। आप लोगों ने, जिन लोगों को पता है, अच्छे से पता होगा कि जनरल असेंबली होती है और एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इकोसॉक वगैरह। तो ये सब का मतलब हम लोग ये बात करते हैं कि भाई इसमें जो है इंडिया जो है वो परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल उसमें सबसे पावरफुल बॉडी है, तो उसका मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर पता है कौन कौन है? पता है यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल उसके मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? 5 कंट्रीज़ हैं, बताओ कौन कौन सी, पता है? हाँ भाई, परमानेंट मेंबर याद कर लो, यूएसए, रशिया, ये दोनों हो गए, ठीक है। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में यूएसए, रशिया, फ्रांस 3, ठीक है। चाइना, ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर चाइना है, ठीक है। और क्या नाम है, जापान नहीं है, ओके। यस। हाँ, तो आपका इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो कौन कौन हो गया? यूएसए, ठीक है, रशिया, ठीक है, यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ठीक है। तो इंडिया भी परमानेंट मेंबरशिप चाह रहा है, कह रहा है सीट बढ़ाओ और हमें परमानेंट मेंबरशिप दो। तो ये टेम्परेरी मेंबरशिप मिल जाती है, लेकिन परमानेंट नहीं मिलती है। उसके अलावा डिसआर्मामेंट की बात है। डिसआर्मामेंट का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर दो ट्रीटीज़ हैं, दोनों का नाम रट्टा मान लीजिए। एक है एनपीटी, नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी। क्या है, बोलो भाई? न्यूक्लियर नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी, एनपीटी। बोलो एक बार, कौन सी ट्रीटी? ये बहुत नाम आएगा आप लोगों को, पता है, ये सुना है कभी? हाँ भाई रेता, हैं? सुना है? नहीं सुना है? आपने भी नहीं सुना है? हैं? नहीं सर। अरे भाई, अच्छा ये रिकॉर्डिंग में रखूँगा, लेकिन उधर की आवाज़ नहीं आ रही है बस, तो रख नहीं पाऊँगा। लेकिन जिस दिन तुम आईएएस बन जाओगे या जिस दिन तुम्हारी एक लेवल आ जाएगा ना, उस दिन तुम सोचोगे कि तुम्हें एनपीटी नहीं पता था जब तुम मेरे पास आए थे। मतलब हैरान रहोगे तुम अपनी बात सोच के कि यार बताओ किस लेवल से हमें सर ने उठा के कहाँ पहुँचाया है। और तुम्हें बताऊँ, ये लोग भूल जाते हैं, अपना लेवल भूल जाते हैं। एनपीटी इतना कॉमन चीज़ है ना कि जिस दिन आप जाओगे, क्या नाम है, आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उस दिन आपके लिए इतना कॉमन होगा, इतना कॉमन होगा, आप कहोगे कि यार मतलब मुझे एनपीटी नहीं पता था, सीटीबीटी नहीं पता था मुझे, और जब मैं सर के पास गया था मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ। मतलब हैरान रह जाओगे आप। ये समझ लो कि आपको आईआर की ABCD नहीं पता है। और यही नहीं, आप ये जान लो कि एनपीटी वगैरह ये सब इतनी कॉमन चीज़ है कि आप लोग, मतलब सच में बता रहा हूँ, अभी नहीं कुछ दिन बाद इतना कॉमन, इतना लगेगा सुना हुआ चीज़ कि आपको लगेगा यार कि मैंने तो बताया ही नहीं है, तो आपको पहले से ही पता था। सही बता रहा हूँ मैं। एनपीटी न्यूक्लियर नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी होती है 1968 में, और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1990 में। देखिए आपको मैं बताऊँ ये सीटीबीटी और एनपीटी क्या है। हमारा ये लोग क्या कहते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आप लोग न्यूक्लियर, हाँ, कुछ लिस्टिमेट जो लोग हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, सबके पास सबको इसको संभाल नहीं सकते, और सबके पास अगर न्यूक्लियर वेपन आया तो ये गलत हाथों में चला जाएगा और ये पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए खतरा हो जाएगा। ये सिर्फ 5 नेशन जो परमानेंट जो मेंबर्स हैं, 5 नेशन जो हैं, उन्हीं को ये लिस्टिमेट अक्सर मांगते थे कि ये लोग रख सकते हैं, बाकी लोग नहीं रख सकते। हमने कहा भैया यही क्यों रख सकते हैं, ठीक है, यही क्यों रख सकते हैं। 5 मेंबर यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, ठीक है। ओनली 5 नेशन जो है इनको लिस्टिमेट बोला गया है। कहा भैया ये लिस्टिमेट है, ये लिखवा के लेकर आए अल्लाह पाक के पास से कि यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस ये जो इंटरनेशनल पुलिसमैन बन रहे हैं, जो ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, बस यही रख सकते हैं, बाकी लोग लिस्टिमेट नहीं है, बाकी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं। यानी तुम करो तो बढ़िया, वही कहते हैं ना कि तुम करो तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वही चीज़। मतलब तुम जो है बम बनाओ न्यूक्लियर तो सब लिस्टिमेट है, और हम बम बनाए तो लिस्टिमेट नहीं है। तो इंडिया मानेगा ये बात, बताओ? बोलो भाई।
बोलो मानेगा? कोई भी नहीं माने। तो इंडिया ने नहीं माना। इंडिया ने कहा भैया तुम जो है तुम करोगे लीला तो हम करेंगे तो भी लीला। हमने एनपीटी का विरोध किया। एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो कि इन लोगों ने साइन करवाया कि कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, जिसके पास मतलब 1968 में ये बात हुई है, ठीक है ना, कि कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। और सीटीबीटी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बिन ट्रीटी, मतलब कोई टेस्ट नहीं करेगा। उसमें यह है कि कोई प्रोलिफरेशन नहीं करेगा नहीं और न्यूक्लियर बम नहीं बनने चाहिए। दूसरे वाले में है कि कोई टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन की। और लिस्टिमेट ऑनर सिर्फ बता दिए गए हैं कि जो लोग रख सकते हैं वो 5 लोग हैं। तो इनका है कि स्टेबल इकोनॉमीज है, इनसे टेररिस्ट वगैरह के हाथों में बम नहीं जाएगा, नहीं तो हो जाएगा तो मास लेवल पे पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो तुम लोग करते हो। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करता है? ये लोग करते हैं, क्या नाम है, जो ये कंट्री जिनके पास वेपन है। तो हमने कहा कि भैया हम तो ये बात नहीं मानेंगे, हम ना सीटीबीटी पे साइन करेंगे, ना इंडिया ने सीटीबीटी पे साइन किया, ना एनपीटी पे साइन किया, ठीक है। इंडिया ने मना कर दिया, बोला कि ना भाई हम ना साइन करेंगे, ना सीटीबीटी पे साइन किया, ना एनपीटी पे साइन किया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, कई बार आया हुआ है, क्या इंडिया ने सीटीबीटी पे साइन किया, एनपीटी पे साइन किया? नहीं साइन किया, ना करेगी, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये जो है हेजिमनी वाली नेचर है इसका। हम इसको बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं करते और हम इसको बिल्कुल भी मानेंगे नहीं, और इसमें पूरे डिस्क्रिमिनेशन है पूरी तरीके से। तो हम ना सीटीबीटी को मानते हैं ना नॉन एनपीटी को मानते हैं। एनपीटी क्या है कि नया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनना है, उसका प्रोलिफरेशन नहीं होना है, प्रोलिफरेशन नहीं करना है। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब सीटीबीटी पे साइन कर दिया, नहीं मतलब जिन्होंने कर दिया वो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया ने साइन ही नहीं किया, वो कह रहा है मैं टेस्ट करूंगा। अब वो ये अलग है कि यूएसए वाले रोकने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पोखरण 1 और पोखरण 2 स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन करके वर्ल्ड को हैरान कर दिया 1974 में, और उसके बाद में ऑपरेशन शक्ति भी कर डाला हम लोगों ने, ठीक है ना। तो दोनों ऑपरेशन हमने किए और टेस्ट किया हमने पोखरण के अंदर, और हमने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, जिसमें जो है क्या नाम है, आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये एक क्या नाम है, इंडिया को न्यूक्लियर वेपन देने में ही नहीं और मिसाइल देने में ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन जो हमने टेस्ट किया उसमें भी जो है मिस्टर कलाम की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसकी वजह से हम आज अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे देखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन संपन्न कंट्री के तौर पे देखते हैं। नहीं तो अदरवाइज हम लोगों को कोई भी आँख दिखाता, तो हमने कहा हम आँख दिखाओगे तो हम आँख नोच लेंगे, ऐसे वैसे नहीं है हम, ठीक है, साफ साफ बता रहे हैं। इसलिए सीटीबीटी पे ना साइन किया हमने, ना एनपीटी पे साइन किया। न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी पूरी क्लियर है भैया। हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है कि हम अपनी नेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और इंटरनेशनल पीस की अगर ज़रूरत है तो ये है कि जैसे वाशिंगटन ने कहा था, जॉर्ज वाशिंगटन ने, कि पीस कायम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वॉर के लिए तैयार रहना, तो हम तो वॉर के लिए तैयार हैं। हम परमानेंट मेंबर भी बनना चाहते हैं, हम लोग जो है वो हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक अच्छी सी ग्रुपिंग हो, हम सबसे ग्रुप बना के रह रहे हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट पॉलिसी पे काम कर रहे हैं हम लोग, क्या नाम है, पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, हम लुक ईस्ट पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। हम आसियान जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम जो है मिलकर काम करते हैं, गल्फ रीजन में मिलकर काम करते हैं। बिम्स्टेक हमने बनाया है, मेकोंग गंगा कॉपरेशन बनाया है, ऐसे बहुत सारे कॉपरेशन, आयोरा वगैरह बनाया हुआ है, और भी सब हम यूएस के पीस कीपिंग मिशन के साथ काम करते हैं। सारे काम हम लोग करते हैं। हम लोग बाईलेटरल मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, G20 में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जितनी भी तरह की इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उन पे सब पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है हम लोगों को आग दिखाएगा, ठीक है, हम लोगों को आग दिखाएगा तो हम भी ताकत रखते हैं और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट हम रखेंगे। उसके अलावा आई के गुजराल, आपको पता है इंदु कुमार गुजराल भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको पता है, ठीक है ना। उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे ये, क्या फॉरेन मिनिस्टर थे आई के गुजराल 1996 के अंदर, ठीक है। 1996 के अंदर देवगौड़ा गवर्नमेंट के अंदर फॉरेन मिनिस्टर रहने वाले आई के गुजराल ने अपनी डॉक्ट्राइन दी थी, तो इसको बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन। क्या बोलते हैं? गुजराल डॉक्ट्राइन। और ये गुजराल डॉक्ट्राइन जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के लिए दिया था इन्होंने, कि मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल वही वाला सारा बात कि जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, भूटान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये लोग जो है हम लोगों के साथ बढ़िया से गुड फेथ और रिलेशन से काम करेंगे, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में वो नहीं करेंगे, क्या मैं इंटरफेयर नहीं करेंगे, वही सारी बातें जो उसमें कही थी पंसील में, उसी टाइप की लॉजिक उन्होंने दिया था साउथ एशियन के लेसन के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन जो आपको याद रखने की जरूरत है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में यह ध्यान रखना है कि हम पहले मारेंगे नहीं, क्या बस इतना याद रखो, बस आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हम जो
है किसी को, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं उसको मारेंगे नहीं, और पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं मारेंगे, ठीक है। अगर जैसे किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन हम पहला न्यूक्लियर वेपन नहीं मारेंगे, ठीक है। एक हमारा ये डॉक्ट्राइन है, हमने क्लियर कर रखा है कि नो फर्स्ट यूज़, हम पहले नहीं मारेंगे। दूसरा, हम मिनिमम डिटरेंट में यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पर कोई हमला करेगा तो हम डिटरेंट में यूज़ करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे किसी को पर। तो नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी हमारी है एक तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में, कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को अगर खतरा आता है या कुछ आता है तो फिर अगर कोई न्यूक्लियर वेपन से हमला कर रहा है तो करेंगे। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी ने न्यूक्लियर से हमला कर दिया तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, नॉन न्यूक्लियर जो कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, जो न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर रही हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उनको यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह से हम लोग जो है कहीं पर भी बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो हावेवर एक बात भी क्लियर है कि इन द इवेंट ऑफ मेजर अटैक, अगर इंडियन फोर्सेस के ऊपर मेजर अटैक होता है जो कि बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन से किया जाता है, तो फिर इंडिया भाई यूज़ करेगी न्यूक्लियर वेपन। मान लीजिए कोई किसी के पास बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन है और उसने बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से हमारे ऊपर हमला किया है और इस तरह से कुछ किया है, तब तो हम भाई नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई अगर इस तरह की यूज़ नहीं कर रहा है, कन्वेंशनल वेपन से लड़ रहा है और हथियार टैंक वगैरह से लड़ रहा है, तो फिर ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर रहा तो हम भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल है ना, ओके। आप लोगों ने एक कमेटी सुनी हुई है, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये इंडिया में न्यूक्लियर ऑपरेशन वगैरह की सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है, सिक्योरिटी वाली जो है ना, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के बात हो गई है। उसके अलावा हमारा सेंट्रल एशिया से भी अच्छा कनेक्शन है। सेंट्रल एशिया मतलब कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके सब के साथ हम लोग ना वो सब लेते हैं, गैस वैस लेते हैं। इन लोगों से भी हमारा अच्छा बॉन्ड है और अच्छा डेवलपमेंट किया है हम लोगों ने इनके साथ। मतलब जो है आपका यूरो एशियन इकोनॉमिक कमेटी वगैरह में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने की हुई हैं जो कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे इनके साथ कि हमारा कौन सी कंट्री से क्या रिलेशन है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। उसके अलावा हमारा 2014 के अंदर मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी के बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब हम लोग जो है एक्ट करेंगे और क्या नाम है अपना एशियान के साथ, आसियान जो कंट्रीज़ हैं हमारी मतलब इंडिया के साथ उनका अच्छा तालमेल रखेंगे, यानी इंडोनेशिया वगैरह, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, इन लोगों के साथ अच्छा वो करेंगे, उनके साथ को एक्ट करेंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। यानी जो मेन इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान और क्या नाम है आपका ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया वगैरह है, आसियान वगैरह कंट्रीज़, इन लोगों से भी हम लोग अच्छा मतलब वो रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने उनसे की कि भाई हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे। आसियान के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन भी रहता है, आसियान के साथ हम लोग मीटिंग भी होती रहती है, हमें बुलाते भी रहते हैं आसियान वाले, हमारे अच्छे दोस्त हैं आसियान के लोग। शार्क वालों में थोड़ा सा ये रहता है कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की वजह से हमारी थोड़ी लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। हम लोग अक्सर, लेकिन बाकी आसियान में तो पाकिस्तान है नहीं तो हम उससे अच्छी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो सार्क है, आसियान है, इसमें घबराइएगा मत सुन के। आसियान है, ये आसियान है, सार्क है और ये सब बिम्स्टेक वगैरह और ये सब आपका आईआर का पार्ट है। और आईआर में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक इंस्टीट्यूशन को मैंने पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ और रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर आप लोग देख भी सकते हैं कि भाई मैंने बहुत डिटेल में एक एक इंस्टीट्यूशन को पढ़ाया, एक दिन बिम्स्टेक पढ़ाया, एक दिन आसियान पढ़ाया, इस तरह से बहुत आयोरा पढ़ाया, सारा कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सुकून से मैं पढ़ाऊंगा आईआर के अंदर। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है उसको बताना है, मैं आप भी इसको समराइज़ कर दे रहा हूँ जो आपको जानने की ज़रूरत है। बस उतना जान लिया आपने, मोर देन सफिशिएंट काम हो गया। एक आपको जो इसमें न्यूक्लियर पॉलिसी में आपको जानना क्या है, नाम सबके जानने हैं और मैं समरी दे रहा हूँ, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में एक तो ये ध्यान रखना है पंसील हमारा किसके साथ है, चाइना के साथ है। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना याद रखो। फॉरेन पॉलिसी हो गई, क्या हुआ भैया, हमारा जो किसके साथ है, पंसील किसके साथ, चाइना के साथ था, ठीक है। लेकिन उसने हमारा मान नहीं रखा। NAM नॉन अलाइन मूवमेंट, हम ना रशिया की तरफ गए ना USSR की तरफ गए, नॉन अलाइन मूवमेंट में हम लोग रहे, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा आता है कि भैया ऐसा है कि हमारी जो है पॉलिसी क्या है, तो हमारी पॉलिसी है कि भैया हम वर्ल्ड पीस चाहते हैं, हम कास्टिज्म के हम उसमें क्या मैं उसके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में हैं। हम लोग जो है किसी भी तरह का कॉलोनियल अप्रोच किसी का है तो उसका विरोध करते हैं। अफ्रीका के साथ हमारा अच्छा बाउंडेशन है, एशियन कंट्रीज़ के साथ अच्छा बाउंडेशन है, हमारी बहुत सारी ग्रुपिंग है उनके साथ। उसके अलावा हमारा जो है गुजरात डॉक्ट्राइन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो नेबर कंट्रीज़ है उनके साथ हमारा बिग ब्रदर एटीट्यूड रहता है, अच्छा रहता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि CTBT कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पे हमने साइन नहीं किया है
ना ही हमने NPT पे साइन किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे हमने साइन नहीं किया है। हमने क्यों नहीं साइन किया है? क्योंकि ये हमें डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी लगती है, क्योंकि कुछ लोगों को ही ये ट्रीटी कहती है कि वो लिस्टिमेट है न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए और आप लोग ना टेस्ट कर सकते हो ना न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो। हमने कहा भैया क्यों वो लिस्टिमेट है, हम इस पे बात पे एग्री नहीं करते, इसलिए हम साइन नहीं करेंगे। जिसको साइन करना है वो करे। इस पर हमें सैंक्शन भी लगाया जाता है। हमारे पीछे हमारे बहुत सारे ऐड बंद कर दिए थे, अमेरिका ने ऐड देना बंद कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें की थी, बट हमने कहा नहीं भैया ऐसे नहीं खेल होगा, खेल जो होगा वो अच्छे से होगा, फेयर होगा, अदरवाइज खेल नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन हमने एक डॉक्ट्राइन बना दिया, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। हमने कहा भैया देखो ऐसा है, हम किसी को पहले नहीं मारेंगे। हमारे ऊपर कोई हमला करता है वो भी न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन से या बायोलॉजिकल वेपन से, तो हम हमला करेंगे। पहले कोई मारता है तो छोड़ेंगे, मतलब पहले कोई मारता है पहले हम यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम मारेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने मार दिया तो छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। ठीक है रेदा, आर यू फॉलोइंग? यस सर। ठीक है कि पहले क्या नहीं करेंगे, पहले मारेंगे नहीं, लेकिन किसी ने मार दिया न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद में यह है कि भाई जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको हम नहीं मारेंगे, उनको वेपन यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन। तो ये बस डॉक्ट्राइन आप याद रख लो, बस बात हो गई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अब एक्ट करना है, काम करना है उन लोगों के साथ कि एशियन कंट्रीज़ जो हैं, एशियन कंट्रीज़ जो हैं, ईस्ट साइड में जो हमारी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह, ये सब लाओस और क्या नाम है आपका फिलीपींस वगैरह, इनके साथ हमें बढ़िया काम करने का है। बस बात खत्म, इनसे अच्छा काम करने का है। एक गुजरात डॉक्ट्राइन हमने बात कर ली, पंसील हमने बात कर ली, NM बात कर ली। उसके अलावा हमने जो है आपका क्या नाम है SCTBT NPT की बात कर ली। और फाइनली मैंने आपको डॉक्ट्राइन भी बता दिया कि भैया हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। बस बात ये है, फॉरेन पॉलिसी की बात हो गई, बात खत्म हो गई। इतना आपको जानना है। बाकी जो डिटेल आपको करनी है वो हम लोग कब खेलेंगे, जब हम IR पढ़ेंगे तब हम लोग फिर दोबारा से खेलेंगे। फिर आपको याद आएगा कि बताओ हमें NPT नहीं पता था, बताओ यार, नहीं UN का सिक्योरिटी काउंसिल नहीं पता था, बताओ यार, तो फिर आपको ऐसे लगेगा। ठीक है, फिर आपको याद आएगा कि यार मतलब बताओ कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हम लोग ना। चलो, तो कुल मिलाकर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र और करम हुआ आप लोगों के ऊपर। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करके इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक डाला गया है। ये एक्चुअल में जो कमेटी बनाई गई थी, ये वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की 11 बंदों की कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड करने वाले कौन थे? वेंकटा चेलिया। ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2002 में सबमिट की है। उसको ये जो बनाया था, इसमें इनसे पूछा गया था कि भाई ये बताइए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसने कैसे काम किया है, क्या मतलब बढ़िया काम किया है, क्या हमारा आज़ाद सफल रहा है, क्या है, किस तरह से। तो उन्होंने पूरा बस कहानी गा दी। उसमें क्या कहानी बताई है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ख़राब रिपोर्ट दी है, बस ये कहानी कि हमारा यहाँ मतलब उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। उन्होंने क्या चीज़ें देखी, उन्होंने देखा ये कि भाई हमारे यहाँ पे जो है जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वही सारी बातें, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अच्छा काम किया है कॉन्स्टिट्यूशन से बनने तक, लेकिन और स्टेबलाइज करने की, डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। लाइफ पॉलिटिकल जो स्टैंडर्ड उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा पेस ऑफ द इकोनॉमिक जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने की ज़रूरत है। लोगों को फेयर और फास्ट करने की ज़रूरत है। लिटरेसी को प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, पॉवर्टी को हटाना है। समझ रहे हो, जनरल सी बात है। यूनियन स्टेट रिलेशंस को अच्छा बनाने का है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है स्ट्रेंथन करने का है। फंडामेंटल राइट को एनराज करने का है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनराज, कुछ हुआ नहीं है, बस हमने बताया है। प्रियम्बल वगैरह को जो है उसको इफेक्टिव तरीके से अचीवमेंट वगैरह ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसीज़ बढ़िया बनाने का है, लीगल तरीके से उसको कंट्रोल करने देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना है, स्टैंडर्ड पब्लिक लाइफ को अच्छा बनाना है। ठीक है, 50 ईयर ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बात करते हुए सिर्फ रिव्यू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत बढ़िया काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस अप्रोच है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है। हमने जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने जो है अपना वो क्या नाम है
लोकल लेवल तक गवर्नमेंट को पहुंचा दिया, डेमोक्रेसी को पहुंचा दिया है, ग्राम सभा तक डेमोक्रेसी को पहुंचा दिया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया, हमने ये किया वो किया, हमने सोशल स्ट्रक्चर बनाया, हमने तब से बहुत सारी लिटरेसी फैला दी, हमने पॉलिटिकल फेलियर जहाँ हुए हैं हमने वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए हम लोग, हमने इकोनॉमिक फेलियर जहाँ पे हुए हैं वहाँ उसके बावजूद हमने देश को बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आए हैं। सोशल फेलियर हमारे यहाँ हुए हैं उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारा फेल है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारा अच्छा काम करने की कोशिश की है। मतलब बस यही एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी बहुत जगहों पे रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अच्छा काम किया है। मतलब अब तक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में अच्छा काम किया है, जेंडर इक्वलिटी लाने की कोशिश की है। जुडिशियल सिस्टम में भी बहुत सारे फेलियर्स हैं और उसमें फेलियर हैं जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है। बहुत सारा जगहों पे दिक्कतें हुई हैं, लेकिन जुडिशियल सिस्टम भी हमारी अच्छी जुडिशरी अच्छा काम कर रही है। उसका इस तरह से मतलब इन्होंने पूरा रिव्यू कर डाला कि भाई ऐसे यानी कि एक्चुअल में हिस्ट्री बताई है, कमियाँ भी बताई हैं कि ऐसे ये केस आया उसमें ये कमी हुई, ये केस आया इसमें ये कमी हुई, और उसके बाद में फिर मतलब पूरा जो है 1950 से लेकर और अभी तक की जो हिस्ट्री जो आप लोग देख रहे हो ना, इमरजेंसी लगाई गई, इसका मिसयूज़ किया गया, क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा वैसा, वो पूरी कहानी इन्होंने मतलब बता दी है कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ, राइट टू इक्वालिटी लेकर आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, डीपीएसपी हम लोगों ने नया ऐड किया जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पे, वो जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऐड किया। पार्लियामेंट के अंदर जो है हम लोगों ने सीटें बढ़ाई, और उसके अलावा हम लोगों ने एज जो है वो चेंज किया, 21 साल से 18 साल लेकर आए। इसी तरीके से जो है हम लोगों ने नए इंस्टीट्यूशन बनाए, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी SC ST बनाया, और ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हमने मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, हमने जो है आर्म रिबेलियन वर्ड यूज़ किया। जुडिशरी को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट रखा और जुडिशल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। ये सारी कहानी मतलब पूरी कहानी जो है इन्होंने बताना शुरू किया कि हमने क्या क्या किया है, वही पूरी कहानी मिज़ोरम के हमने फिर एक नया स्टेट बनाया और ऐसा वैसा। तो जो भी अभी तक आप लोगों ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है उसकी एक कहानी बता दी गई कि ये चीज़ हमने की है। ठीक है, ये चीज़ अब तक हमने की है, वो एक हिस्ट्री है, एक रिपीटेशन है, वही बातें बार बार कही गई हैं कि हमने ये चीज़ें कर डाली हैं, और आप लोगों ने वो 10 बार पढ़ लिया कि भैया ये चीज़ आपने की है। और हमने मतलब डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन का उसके लिए हम लोगों ने बताया कि स्पीकर डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन के उस पर डिसाइड करेगा। तो ये सारी बातें उसी चीज़ का रिपीटेशन, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट का कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है उसकी भी बात की है थोड़ी। तो ये बस है, उसकी रिपोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो बता दिया उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी सब खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, पैसा हजम। ठीक है, पॉलिटी हो गई खत्म। ठीक है भैया।